हेलो डीएवियंस, वेलकम टू अ न्यू क्लास जहां पर हमें चैप्टर नंबर 14 को आगे कंटिन्यू करना है और जितने भी बचे हुए टॉपिक्स थे उसको पढ़कर ख़त्म करना है। इसके पहले इस चैप्टर का पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड हो चुका है। ये चौथा पार्ट है। अगर आपने इन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के पिन कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उन तीनों पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर को सबसे आसान तरीके से समझने के लिए आप डीएवी गुरु के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस का वीडियो मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने क्लास के वीडियोस को कभी भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि जितने भी नए वीडियोस आते हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। इस चैप्टर में हमने इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था और इधर भी यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज की क्लास में सबसे अंतिम के 5 टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो चलिए आज का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के लिए कुछ क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, उन्हीं के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था और उनके इस डिसीजन से गरम दल के लीडर्स बहुत दुखी थे। उन्होंने सोचा कि भारत को आज़ाद करवाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा और सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम लोग गवर्नमेंट के कैश को ही लूट लेंगे, उनके धन को ही लूट लेंगे और उसी से वेपन्स यानी कि हथियार खरीदेंगे। इसके लिए सभी लोग मिलकर एक ट्रेन को लूटने का प्लान बनाते हैं, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत सारा कैश ले जाया जा रहा था। लखनऊ के पास एक गांव है जिसका नाम है काकोरी। वहां पर सभी लोगों ने मिलकर ट्रेन को लूट तो लिया, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और उन पर काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया। भारत को आज़ाद करवाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और ये कानपुर में बनाया गया था। इसको शॉर्ट में HSRA भी कहा जाता है, HSRA। और इसके प्रोमिनेंट मेंबर्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें कि एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, एक थे जोगेश चटर्जी, एक थे चंद्रशेखर आज़ाद और एक थे योगेंद्र शुक्ला। इन्हीं लोगों ने मिलकर काकोरी में ट्रेन को लूटा था। ये रॉबरी HSRA के मेंबर्स के बहादुरी के लिए बहुत फेमस हुआ था। सब लोग इनकी बात कर रहे थे क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश के नाक के नीचे से उनका ही पैसा कोई उड़ा के ले गया था। HSRA के अलावा एक और पार्टी थी जिसका नाम था जुगंतर पार्टी और इसको बनाने वाले थे अरबिंदो घोष। लाल बाल पाल के साथ जो चौथे व्यक्ति थे वो अरबिंदो घोष ही थे। इस पार्टी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ एक आर्म्ड रिवोल्ट कर दिया था। आर्म्ड रिवोल्ट कहने का मतलब हुआ कि उन्होंने अपने विद्रोह में हथियारों का भी इस्तेमाल किया था। साल था 1928 और जगह था लाहौर। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु तीनों मिलकर उस पुलिस कमिश्नर को, जिसका नाम था सैंडर्स और जिनकी वजह से लाला लाजपत राय की मौत हुई थी, उसको नर्कलोक की सैर पर भेज देते हैं। उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि उस समय के संसद भवन में एक बॉम्ब फेंका जाता है। ये प्लान भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और राजगुरु का था। उन्होंने किसी को मारने के लिए बॉम्ब नहीं फेंका था। उनका मानना था कि अगर सामने वाला न सुने तो एक धमाके की जरूरत पड़ती है, बेशर्मी से थप्पड़ खाकर दूसरा गाल बढ़ाने की नहीं। इस हमले के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। उन पर केस चलाया जाता है। भारत की तरफ से बहुत सारे वकील भी उनके लिए केस लड़ते हैं, लेकिन फाइनली ब्रिटिश उनको 1931 में लाहौर में फांसी पर चढ़ा देती है। इनके अलावा कुछ और क्रांतिकारी समूह थे जो कि भारत की आज़ादी के लिए पूरा दम लगा रहे थे, जैसे कि इंडिया हाउस, इसको बनाने वाले थे मदन लाल ढींगरा, गदर पार्टी जिसको बनाने वाले थे लाला हरदयाल और बर्लिन पार्टी जिसको बनाने वाले थे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। यहाँ पर देखिए नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल जो कि फिरोजपुर में है, वहाँ का कुछ फोटो दिया गया है। अगर आपको मौका मिले तो यहाँ पर जरूर जाइए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उधर पूरे देश में भारत को आज़ाद करवाने के लिए जोरों शोरों से आंदोलन चल रहा था और इधर महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेकर एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो चुके थे कुछ समय के लिए, बाद में वो फिर से वापस आते हैं। पॉलिटिक्स को छोड़कर वो एक बहुत अच्छा काम करते हैं जो कि था अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स। समाज में जितने भी पिछड़े जाति के लोग थे उनके भलाई के लिए गांधी जी कई कदम उठाते हैं। इस वाले डू यू नो में बताया गया है कि दलित और जितने भी पिछड़ी जाति के लोग थे उन्होंने अपना एसोसिएशन, अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था ताकि वो अपने डिमांड्स को सामने रख सकें।
इतना सब कुछ होने के बाद अंग्रेज लोग भारतीयों को शांत करने की अंतिम कोशिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाकर। इस एक्ट के तहत कानून में कुछ और सुधार किए जाते हैं ताकि भारतीयों को बहलाया जा सके। इस कानून के आने के बाद भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड गवर्नर जनरल ही था और सारा सुप्रीम पावर उसी के पास था। चेंज बस इतना हुआ था कि जितने भी फेडरल स्टेट के मेंबर थे उनको ऑटोनॉमी मिल गया था अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। जो भी डिपार्टमेंट उनको मिला हुआ था उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन वो बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेड से पूछे हुए ले सकते थे। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट को ये अधिकार नहीं मिला था, जैसे कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और रेलवे अभी भी सेंटर के कंट्रोल में था। इस कानून के तहत भारत में फेडरल कोर्ट्स बनाए गए जो कि हर प्रोविंस के लिए और हर प्रिंसली स्टेट के लिए अलग अलग था। मतलब हर स्टेट के लिए, हर प्रोविंस के लिए अपना एक कोर्ट बनाया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर इस प्रपोजल को यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिजेक्ट करते हैं और उनका साथ कई सारे दूसरे पार्टी और प्रिंसली स्टेट्स भी देते हैं। साल था 1939 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। अंग्रेज लोग भारतीयों को जबरदस्ती यहाँ से लेकर जा रहे थे वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए, ताकि पूरे दुनिया को अपना साम्राज्य बनाने की जो उनकी इच्छा थी उसको पूरा कर सके। इस समय अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा था। 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टाफोर्ड क्रिप्स को क्रिप्स मिशन के तहत भारत भेजती है। यार इंडिया के राइटर्स बुक लिखते हैं तो सर क्यों लगाते हैं? अंग्रेज लोग अपने नाम के पहले सर लगाते थे, समझना चाहिए उनको। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत इसीलिए भेजा था ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट हासिल किया जा सके और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस का हेल्प उनको मिल सके। लेकिन अंग्रेजों का ये मिशन पूरी तरह से फेल हो जाता है क्योंकि भारत के लोग वॉर में हेल्प करने के बदले में कंप्लीट इंडिपेंडेंस और सेल्फ गवर्नमेंट मांगते हैं। उनका कहना था कि वॉर में हम आपका साथ देंगे लेकिन वॉर के खत्म होने के बाद भारत को आपको आज़ाद करना पड़ेगा, और अंग्रेजों ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इस वाले टेबल में देखिए अंग्रेजों के तीनों इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है कि अंग्रेजों ने इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए, इंडियंस को शांत करने के लिए क्या क्या उपाय किए थे। सबसे पहला था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में लाया गया था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला अटेम्प्ट था जिसमें कि उन्होंने भारत के पॉपुलर नेताओं को गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनाने का ट्राई किया था। इसमें सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल लेवल पर जितने भी काउंसिल्स थे उसके साइज को बढ़ाया गया था और उनके फंक्शंस को, उनके काम को भी बदला गया था। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दे दिया था, मतलब उनको अलग से वोट देने का, उनको अलग से नेता चुनने का अधिकार दे दिया था। दूसरा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि 1919 में आया था। इस रिफॉर्म के तहत डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी सिस्टम का मतलब हुआ डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट सेंटर में रहकर काम करेगी और एक गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल पर यानी कि स्टेट लेवल पर रहकर काम करेगी। इस कानून के तहत कुछ ऐसा प्रोविजंस लाया गया जिसमें कि सभी सब्जेक्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में बांट दिया गया। मतलब कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और कौन सा काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी ये सब डिसाइड कर दिया गया। इस कानून के कारण सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल हो गया जो कि अभी भी है। अभी भी देखिए हमारे देश में लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, इसी को बाई कैमरल सिस्टम कहते हैं। और इस कानून में भारत में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की भी बात की गई थी। तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसके बारे में जस्ट अभी हमने इस टेबल के पहले पढ़ा था। इस कानून के तहत बड़ी मात्रा में प्रोविंसेस को यानी कि राज्य को ऑटोनॉमी दे दिया गया था, मतलब वो अपना डिसीजन खुद ले सकते थे, ऐसा अधिकार उनको दे दिया गया था। और अंग्रेजों ने डायरकी सिस्टम को खत्म कर दिया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लाया गया था, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस कानून के तहत डायरेक्ट इलेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब जिसको लीडर बनना है उसको लोग डायरेक्ट वोट दे सकते थे। इसके साथ साथ प्रोविंशियल असेंबलीज में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए ताकि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को उसमें शामिल किया जा सके। इसके बाद ऐसे सभी इंडियन लीडर्स जो कि मेजॉरिटी के साथ जीतते उनको गवर्नमेंट में एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता। इन सब के अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कानून के तहत भारत में फेडरल कोर्ट सिस्टम को स्टेबलाइज किया था। फेडरल कोर्ट कहने का मतलब हुआ कि सेंट्रल लेवल पर अलग कोर्ट रहेगा, फिर स्टेट लेवल पर अलग कोर्ट रहेगा, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग कोर्ट रहेगा। जैसा मुकदमा रहेगा उसी हिसाब से कोर्ट में जाया जाएगा। अब हमें क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको कि भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। ये मूवमेंट 1942 में चलाया गया था। इस समय अंग्रेजों ने कांग्रेस को बैन कर दिया था। इसके साथ साथ ब्रिटिश पुलिस और आर्मी पूरा प्रयास कर रही थी कि किसी तरह से इस मूवमेंट को दबा दिया जाए। क्रिप्स मिशन फेल हो जाने के कारण ये स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को आज़ाद नहीं करने वाली है। उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था
और ब्रिटिश जापानीज के खिलाफ लड़ रहे थे। गांधी जी को डर था कि कहीं जापान ब्रिटिश पर अटैक करने के चक्कर में कहीं इंडिया पर ही अटैक न कर दे। मारे जाने के डर से इधर गांधी जी का हालत तो खराब था, लेकिन हमारा एक हीरो जापान को उधर अपने पक्ष में कर चुका था और उस हीरो का नाम था सुभाष चंद्र बोस। हिंदुस्तानी वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे, ये फैसला बापू ने अकेले लिया। हमसे पूछा, हिंदुस्तानियों से पूछा, उन सिपाहियों से पूछा कभी? बापू से कहो कि अंग्रेजों को समझाएं कि वर्ल्ड वॉर 2 अहिंसा के मार्ग पे चल के जीत लें। गांधी जी का प्राण सूख रहा था, इसीलिए वो चाहते थे कि अंग्रेज किसी तरह इंडिया को छोड़कर चले जाएं। उसके बाद गांधी जी 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों को भगाने की अंतिम कोशिश करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करके। ये एक तरह का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ही था, जिसमें कि गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज भारत को तुरंत आजाद करें। उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही गांधी जी और जितने भी मुख्य नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी का मंत्र था डू और डाई, यानी कि करो या मरो, जिससे कि हजारों लोगों को इंस्पिरेशन मिला। अंग्रेज भारतीयों के इस जोश के कारण पूरा परेशान हो चुके थे। उन्होंने अपनी पुलिस और आर्मी को खुला छूट दे दिया था कि लोगों में आतंक फैला दे। अब आते हैं इंडिपेंडेंस के मेन कैरेक्टर पर, हमारे हीरो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इस समय के सबसे मुख्य नेता बनकर उभरे थे। उनका एक खासियत था कि वो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए अंग्रेजों के दुश्मन यानी कि जर्मनी और जापान से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वार में इंडिया के सैनिक ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस दिमाग लगाते हैं। वो उन्हीं सब सैनिकों का एक ग्रुप बना देते हैं और उन्हीं सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ ही खड़ा कर देते हैं। यही एक ऐसा चीज था जो कि बाकी के नेता पहले कर देते तो अंग्रेज कब का भारत छोड़कर चले जाते, लेकिन वो लोग करते क्या थे? चलो भाई मार्च करते हैं, चलो भाई अवार्ड वापस कर देते हैं, नहीं भाई सैकड़ों भारतीयों को मर जाने दो लेकिन अहिंसा का नौटंकी नहीं छोड़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस का नारा था यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बस एक नारा नहीं था। जब सुभाष चंद्र बोस के कंठ से ये आवाज निकलती थी तो भारत के सैनिक भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। जर्मनी और जापान पहुंचने से पहले सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के डिटेंशन में थे। अंग्रेजों ने उनको कैद करके रखा था, अंग्रेजों ने उनको कभी नहीं छोड़ा था। जैसे दूसरे लीडर्स को छोड़ देते थे ना, वैसे अंग्रेजों ने इनको कभी नहीं छोड़ा था। ये अपना दिमाग लगाकर वहां से बाहर भागे थे। कुछ लीडर्स को अंग्रेज जानबूझकर भी छोड़ा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग से कुछ होगा नहीं, खाली थोड़ा मोड़ा मार्च करेगा और चले जाएगा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी सौंप दी जाती है, जिसको बनाने वाले थे मोहन सिंह। इंडियन नेशनल आर्मी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज जो इंडिया में रहकर उछल रहे थे उसका सबसे बड़ा रीजन था आर्मी, जिसमें कि अधिकतर इंडियंस थे। सुभाष चंद्र बोस ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उन्होंने आर्मी को ही उनके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। बोस ने इस आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, उसमें जितने भी चेंजेस हो सकते थे उतने चेंजेस किए, ताकि उस आर्मी का इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर फेंका जा सके। इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स ने तिरंगा भी फहराया था, जिसमें से कुछ ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और उन पर केस भी चलाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। यहाँ पर 2 पिक्चर्स भी दिए गए हैं, एक तरफ है नेताजी सुभाष चंद्र का फोटो और एक तरफ वो फोटो है जिसमें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास, सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, लेकिन इनको नेताजी का टाइटल किसने दिया था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब चलिए इस चैप्टर के सबसे अंतिम टॉपिक पर आते हैं, जो कि है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। इतना सब कुछ होने के बाद हमारा भारत आज़ादी की तरफ कैसे बढ़ा, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया और इसी साल एक दुखद घटना भी हुई। इसी साल 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस की मौत हो जाती है। उनकी मौत बहुत मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। रिकॉर्ड्स में है कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस भी बैठे हुए थे और उसी प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई थी। लेकिन इस बात का पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया है कि उस प्लेन का एक्चुअल में क्रैश ही हुआ था या क्रैश करवाया गया था। 1945 में उनकी मौत हो जाने के कारण इंडिया के इंडिपेंडेंस का सारा क्रेडिट सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी को मिलने के बजाय क्रेडिट खोर लीडर्स को मिल जाता है। इसीलिए इसके बाद कहीं पर भी ना तो आपको सुभाष चंद्र बोस का नाम दिखेगा, ना ही इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दिखेगा। उस समय ब्रिटेन में एक नई पार्टी जिसका नाम था लेबर पार्टी, वो पावर में आई थी और उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम एटली था।
ऐसा माना जाता है कि जो इटली था ना, वो चाहता था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस, इंडिया को फ्रीडम दे दिया जाए। इटली भारत में मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भेजता है। उसका काम था भारत में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाना और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना। इंटरिम गवर्नमेंट तब तक सरकार की तरह काम करती जब तक भारत का अपना सरकार नहीं बन जाता, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था भारत के लिए संविधान लिखना। इस बार अच्छी बात ये थी कि इंटरिम गवर्नमेंट में भी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मैक्सिमम इंडियंस ही थे। लेकिन अक्सर जब सब कुछ अच्छा होने लगता है तो एक नौटंकीबाज कहीं ना कहीं से प्रकट हो ही जाता है। मुस्लिम लीग मना कर देता है कि हम इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमको अपना एक अलग से देश चाहिए और उसका नाम हम लोग पाकिस्तान रखेंगे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस समय इंडिया का वाइसराय था, वो एक प्लान तैयार करता है कि किस तरह इंडिया को 2 भागों में बांटा जाएगा, एक भाग इंडिया और दूसरा भाग पाकिस्तान। जब हम लोग गेस्ट को खाना खाने के लिए बोलते हैं तो पहले कैसे वो मना कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग 2-3 बार जिद करते हैं तो वो खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही गांधी जी देश को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए पहले तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे माउंटबेटन उनको 2-3 बार सहलाया तो गांधी जी तैयार हो गए। बोले कि अब तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब देश को 2 टुकड़ों में बांटना ही पड़ेगा। इस बंटवारे के चक्कर में पूरे देश में दंगा हो रहा था। हर तरफ लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे और बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ा था। तो फाइनली हमने इस चैप्टर के बचे हुए सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। पिछले पार्ट्स को भी आप देख लीजिएगा, पिन कमेंट में उसका लिंक है। और आपको किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए ये भी कमेंट में लिखकर बताइएगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपके क्लास के एसएसटी का प्लेलिस्ट ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, वहां पर आपको सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। और अगले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।